हेलो फ्रेंड्स, इस वंदा हेयर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकूं आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, आपको जैसे कि पता है साइंस पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं और मैथ पेडागोजी की और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप मुझे अब अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स करवाए जा रहे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं वो अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहां पे। क्लियर हो गया। आज हम कुछ सीटेट एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, कुछ वो क्वेश्चन करेंगे। आपकी बहुत अच्छी समझ बनेगी। ये क्लास आप अंत तक देखें, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ठीक है, ये क्लास 4 है। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आज नया सीखने को है। प्लीज अगर आपको मेरा कुछ भी है ना, थोड़ा बहुत भी पसंद आती है क्लास, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें चैनल को, और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर क्लास पसंद आती है तो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइलाइटर ले लेते हैं, थोड़ा आपको फायदा हो जाएगा। हाँ जी, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, वॉचिंग, पहला क्वेश्चन है, वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? एक मिनट, स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा अरेज। ओके, हाईलाइटर नहीं, पॉइंटर ही चलता है। चले, वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर arguing with her father for going on a school trip, the grandfather says, why can't you be obedient like a good girl? Who will marry you if you behave like a boy? This statement reflects which of the following? तो ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है, ये किस सोच को बता रही है, बताएं। एक ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर को कहते हैं, मतलब हाँ, एक ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर को कहते हैं कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह हमारी बात मानो, अदरवाइज अगर तुम लड़कों की तरह बिहेव करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है किस बात को दर्शा रही है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, जेंडर कॉन्स्टेंसी, improper gender identification of the girl, difficulty forced by families in child rearing। हमने बहुत अच्छे से सोशल कंस्ट्रक्ट जो एक चैप्टर किया हुआ है सोसाइटी को लेके, कि कैसे हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं गर्ल्स और बॉयज को लेके, कैसे सोसाइटी ने लड़कियों और लड़कों के जो रोल है वो निर्धारित किए हुए हैं। तो इसे सिंपल कहेंगे, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, मतलब एक रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, आपकी हर क्वेरी का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। क्लियर हो गया? चलें अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट? असेसमेंट को लेके ये चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आपने आंसर यहाँ इसमें से चूज करना होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं सारी रिकॉर्डिंग वगैरह अच्छे से चल रही है। हाँ जी, चल रही है। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। कहते हैं असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की स्ट्रेंथ, मतलब जो उनकी अच्छी बातें हैं, और स्ट्रेंथ एंड गैप्स को देखे, जांचे, और हेल्प करे टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। मतलब फाइंड आउट करे, यहाँ पे आना था हाँ, कि टीचर को पता चले कि बच्चों की वीकनेसेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, उसी तरह से टीचर को बताए कि उसे अपनी टीचिंग कैसी करनी चाहिए। सिंपल। Assessment is meaningful only if comparative evaluations of students are made.
कंपैरेटिव किसी के कंपैरिजन करने के लिए, किसी को अच्छा किसी को मतलब बुरा दिखाने के लिए, या कोई वीक स्टूडेंट कोई है ना अच्छा स्टूडेंट दिखाने के लिए हम असेसमेंट नहीं करेंगे, ये ऑप्शन कट जाता है। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ये ऑप्शन सही लग रहा है कहीं हद तक, कि ओनली याद रोट मेमोरी को ही असेस ना करे, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को चेक करने वाला। असेसमेंट आप समझ रहे हो ना क्या होता है, आंकलन करना, ठीक है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंजाइटी। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है। कहते हैं आंकलन कभी भी पर्पसफुल नहीं कहा जा सकता जब तक वो डर और चिंता ना लेके आए, ठीक है। असेसमेंट हमें ऐसी थोड़ी करनी है जो डर और चिंता लेके आए, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बच्चे ए और सी बिल्कुल राइट है। असेसमेंट आंकलन हम इसीलिए करते हैं कि बच्चों की स्ट्रेंथ और गैप्स को जान सकें, टीचिंग में क्या गैप्स रह रहे हैं, उसी तरह से फिर टीचर अपनी स्ट्रेटजीज को बनाती है। सिमिलरली असेसमेंट सिर्फ मेमोरी को चेक नहीं करते, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को भी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी बी डी ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। In an inclusive classroom with diverse learners, cooperative learning and peer tutoring. In an inclusive classroom with diverse learners, यानी कि विभिन्न विभिन्न जो छात्र हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है, मतलब कैसी होनी चाहिए। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, नहीं, ये तो यहाँ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। शुड बी यूज ओनली सम टाइम सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन विद क्लासमेट्स, नहीं, ये भी गलत। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, ये कुछ हद तक सही है, फिर भी फोर्थ पढ़ लेते हैं। शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एंड स्टूडेंट शुड बी सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चे समावेशी कक्षा होती है, उसमें हम सबको साथ लेके चलते हैं, ठीक है, और उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा देते हैं, सो दैट बच्चों में मतलब एक साथ मिलजुल के काम करने की क्वालिटी आए। तो इसका आएगा शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। पीयर एक्सेप्टेंस मतलब दोस्त मित्र एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे से मिलजुल के काम करें, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम का मकसद ही यही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस। कहते हैं टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास। डाइवर्सिटी तो आप समझते हो ना, विभिन्नता को कैसे संबोधित कर सकती है। एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, वो एक्सेप्ट कर रही है और जो भी डिफरेंसेस उसको वैल्यू कर रही है। यूजिंग सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पेडागोजिक रिसोर्सेज, अकोमोडेट कर रही है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को। गिवन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस। तो कौन सा सही है, देखें जहां पे बात यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स की आ गई फॉर परफॉर्मेंस, यूनिफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट है, हर बच्चा एक डिफरेंट है ना उससे आता है, बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। उनको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन भी नहीं प्रोवाइड करा सकती, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो ये ऑप्शन हट जाता है। इससे तो वो डाइवर्सिटी को एड्रेस नहीं कर सकती। वो कैसे करेगी, एक्सेप्ट करेगी, डिफरेंसेस की वैल्यू करेगी, बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसे एक पैडागोजिक रिसोर्स मानेगी, मतलब उसकी स्ट्रेटजीज उसी के अकॉर्डिंग बनाएगी। अकोमोडेट करेगी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, और डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अपनाएगी। अकोमोडेट होता है अपनाना। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है, ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, नहीं, ए बी सी। कई बच्चे क्या करेंगे, बिना देखे समझे ए बी सी डी टिक कराएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब चारों ऑप्शन होते हैं तो चारों सही होते हैं। कई बार ऐसा नहीं भी होता, प्लीज आप पढ़ लिया करें अच्छे से। Fifth question, a teacher asks her class to cover sharp edges of furniture with cotton and use touch and feel notice boards and books. The needs of which category of special learner is she attempting to cater to? एक अध्यापिका क्लास में बच्चों को फर्नीचर के शार्प मतलब तीखे कोनों को कॉटन से वो करने के लिए कहती है, कवर करने के लिए कहती है, और जो भी वो नोटिस बोर्ड बनाती है वो ऐसे बनाती है कि टच और फील से वो समझ सकें बच्चे। बुक्स भी वो वैसे ही मतलब लेके आ रही है क्लास में, ठीक है। ये मतलब कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर विद कॉटन, ये एक एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ करवा रही है, ठीक है। तो
या मतलब वो कह रही है कि बच्चों को कहीं लग ना जाए, मतलब नोटिस बोर्ड वगैरह बुक्स वगैरह दिखाएगी तो फर्नीचर विद कॉटन के साथ वो मतलब शार्प एजेस को कवर कर रही है, ठीक है। तो ऐसी जो जो भी क्लास में टीचर एक्टिविटीज करवा रही है या कर रही है, वो किन बच्चों के, किस कैटेगरी के बच्चों के लिए सब कुछ हो रहा है। हियरिंग इम्पेयर्ड जिन्हें सुन नहीं सकता, नहीं सुन सकता है पर वो देख तो सकते हैं ना। विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, हाँ ये हो सकते हैं क्योंकि वो जो देख नहीं सकते तो उनकी वजह से ही फर्नीचर को कॉटन से कवर किया जा रहा है जो शार्प एजेस है, और ऐसे नोटिस बोर्ड और बुक्स बनाई जा रही हैं जिसे टच एंड फील करके समझा जा सके, ठीक है। तो अगले ऑप्शन पढ़ने की तो फिर जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गिफ्टेड, अगला क्वेश्चन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम दैट। गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम कैसे मतलब क्लास में कैटर कर सकते हैं, मतलब संभाल सकते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में कहें। इम्फेसाइज मास्टर ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, उन्हें कहें कि रिकॉल से आप अपनी नॉलेज की मास्टरी कर लें, या फिर कहें मेक यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स दे दें उन्हें सॉरी मोटिवेट करने के लिए, या फिर स्टिमुलेट करें उनकी थिंकिंग को, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, या कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर। तो सिंपल है बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो क्रिएटिव भी होते हैं, वो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उनकी थिंकिंग को इनकरेज करना है और उन्हें इनकरेजमेंट देनी है कि वो और बेहतर डायरेक्शन में सोचे, उन्हें हमें अपॉर्चुनिटी देनी है टू बी अ क्रिएटिव पर्सन, टू बी अ डाइवर्जेंट थिंकर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगर आपको पता है ना किसी चीज की डेफिनेशन, आपको डाइवर्जेंट का मीनिंग पता है, आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब पता है, तो आप ऑप्शन देखते ही आंसर सही लगा लोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मोटिवेशन लर्नर की, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर्स। बताएं कौन से जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग को इफेक्ट करेंगे। सिंपल है बच्चे, सारे ही फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे बच्चे के सीखने सीखने में, है ना। मोटिवेशन भी करेगा, मैच्योरेशन भी करेगा, टीचिंग स्ट्रेटजीज भी करेंगी, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर भी करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। Two students read the same passage yet construct entirely different interpretations of its meaning. Which of the following is true about them? तो दो विद्यार्थी हैं, एक ही पैसेज को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर दोनों उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, थोड़ा बताओ। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, ठीक है। व्याख्या देते हैं उसकी, मतलब उसको समझाते हैं दोनों अलग तरीके से। तो क्या ट्रू हो सकता है। इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, कहते हैं ये संभव हो सकता है कि टीचर ने पैसेज अच्छे से नहीं समझाया। इट इज नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज, कहते हैं ये तो संभव ही नहीं हो सकता बच्चों को दोबारा पैसेज पढ़ने के लिए कहा जाए। इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी लास्ट पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग, तो इस ये कोई सेंस नहीं बना रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों है बच्चे, क्योंकि पहली बात आप समझ ले, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है और हर इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी का कॉग्निटिव लेवल ज्यादा है, ठीक है, किसी का इमोशनल लेवल ज्यादा है, सिंपल सी बात है, कोई फिजिकली ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल का जो लर्निंग स्टाइल है और ग्रैब मतलब इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की जो एक क्षमता है वो डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखें कि दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं होते। तो डेफिनेटली दो बच्चे सेम पैसेज पढ़ रहे हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, किसी को कैसे समझ आया, किसी का बौद्धिक कैसे काम करती है, किसी का मतलब बुद्धि कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये सिंपल था, 3 है इसका आंसर। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। Imitation of adults and more able peers, pairing and association between the stimulus and the response, passive receiving of the given information,
एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बहुत ही सिंपल है, इमिटेशन को मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कहा जाता। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलेशन एंड द रिस्पॉन्स, आप सोच सकते हो कि ये हो सकता है, पर मीनिंगफुल लर्निंग में नहीं है। ये बच्चों की ना कंडीशनिंग में यूज किया जाता है, मतलब उन्हें लर्निंग के लिए तैयार किया जाता है ना, जब तब यूज होता है। इट्स लाइक कंडीशनिंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग ये है जब वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें। पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब पैसिव रिसीवर है नहीं, हमें तो एक्टिव लर्नर चाहिए। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वो अपनी नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे, तो ही जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल बनेगी। ध्यान दें आप, सीडीपी तो वैसे बहुत सिंपल होती है, सिर्फ समझने की बात होती है। जो भी बच्चे सीख रहे हैं, अगर वो अपनी लाइफ में उस चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ही मीनिंगफुल है। वो इम्प्लीमेंट तब करेंगे वो जब सीखी हुई चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अपनी लाइफ में जब अप्लाई करेंगे तो उन्हें उनके एक्सपीरियंसेस में वृद्धि होगी। तो हर चीज देखें कितनी ऑर्डरली जुड़ी हुई है, सिर्फ बात है समझने की। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is not one of the primary tasks of teacher for effective student learning? Not है, ध्यान दें नोट पे कि कौन सी एक चीज है जो टीचर का प्राइमरी टास्क नहीं है जब वो इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, मतलब बच्चों को पढ़ा रही है। सिंपल सी बात, knowing the concept that students bring to the classroom, okay, transmitting information to the students in didactic manner, requiring students to respond to higher order questioning, teaching students how to monitor and improve their own learning by effort। हाँ जी बताएं, कौन सा एक प्राइमरी टास्क नहीं होना चाहिए? किसको टीचर को, मतलब टीचर पढ़ाते वक्त स्टूडेंट्स को किस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये आप समझ सकते हैं। ये तो टीचर ध्यान देती है कि बच्चों को कंसेप्ट पढ़े हों, मतलब बच्चों को कंसेप्ट पता, टीचर को कंसेप्ट पता हो जो बच्चे क्लासरूम में लेके आते हैं, उससे वो बिल्ड करती है उनकी अगली नॉलेज। आगे सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन लग रहा है कि हो सकती है पॉसिबिलिटी, एक मिनट रुके। हाँ जी, तो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ये ऑप्शन लग सकता है। रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, हाँ ये भी टीचर एक्सपेक्ट कर सकती है कि बच्चे क्वेश्चंस जो टीचर पूछे तो बच्चे रिस्पॉन्ड करें। टीचर टीचर पढ़ाते वक्त बच्चों को कहेगी कि उन्हें मॉनिटर कैसे करना है और इम्प्रूव कैसे करना है लर्निंग को एफर्ट के साथ। मतलब ये टीचर काम नहीं करेगी, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सॉरी, सेकंड वाला सही है, ये सेकंड वाला सही है। क्यों? क्योंकि टीचर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट थोड़ी करना है, वो भी डाइडेक्टिक मैनर, मतलब एक तरह से कह लो इंस्ट्रक्टर की तौर से। टीचर हमने हमेशा पढ़ा है, जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि टीचर को एक क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर है टीचर, एक गाइड है। उसका काम ये नहीं है कि हाँ बस ट्रांसमिट कर दी इंफॉर्मेशन, बच्चे चाहे पैसिव लर्नर की तरह बैठे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। टीचर बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर भी एक्सपेक्ट करेगी। टीचर बच्चे जो क्लास में लेके आ रहे हैं नॉलेज, उसको भी समझेगी। टीचर बच्चों को कहेगी कि आप मॉनिटर और इम्प्रूव करो अपनी लर्निंग को अपने खुद के एफर्ट से। ठीक है, तो इस तरह टीचर उनमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी लेके आएगी। तो सबसे इफेक्टफुल क्या नहीं है? ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन डायडेक्टिक मैनर। Which of the following statement about principles of development is incorrect? इस बात पे हमेशा ध्यान दिया करो, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत ना पढ़ लिया करो। Development takes place due to constant interaction between heredity and environment, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। Development depends on maturation and learning, बिल्कुल सही। Every child goes through stages of development, yes, yet there are wide individual differences among children, ये भी बिल्कुल सही है। Development is quantitative process which can be measured precisely, तो ये गलत है। पहली बात उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट कब होती है? जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की इंट्रैक्शन होती है, ये हमने 20 बार पढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड लर्निंग पे डिपेंड करती है, ये भी कहीं हद तक सही है। जितनी जितनी डेवलपमेंट होती रहेगी आगे आगे तो उतनी उतनी मैच्योरेशन और लर्निंग भी आती जाएगी। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यस, हमने डेवलपमेंट का सिद्धांत पढ़ा है, यूनिवर्सल है, क्योंकि हर बच्चा इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से जाता है।
पर फिर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं। पर ये गलत है कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, नहीं क्वांटिटेटिव नहीं है, ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, उसे मेजर किया जा सकता है पर डेवलपमेंट को नहीं। तो ऑप्शन इसका 4 जो है मतलब राइट आंसर है हमारे अकॉर्डिंगली। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, स्कूल और सोशलाइजेशन के लिए कौन सा कथन सही है? स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, स्कूल का कोई भी रोल नहीं है समाजीकरण में। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण एजेंट है सोशलाइजेशन में। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, या फिर स्कूल प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि स्कूल प्राइमरी एजेंट नहीं है, सेकेंडरी एजेंट है। प्राइमरी एजेंट फैमिली नेबरहुड होते हैं, तो ये ऑप्शन तो हट जाता है और पहला भी हट जाता है। ऐसे आप डिलीट कर लिया करो, स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, तो ये भी कहीं हद तक गलत है क्योंकि स्कूल की एक इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, स्कूल में बच्चे का मतलब अच्छा खासा समाजीकरण होता है क्योंकि वो अपने पीयर्स वगैरह मतलब टीचर्स से मिलता है, तो एक इम्पोर्टेंट एजेंट है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप सिंपल याद रखोगे स्कूल एक इम्पोर्टेंट एजेंट है और सेकेंडरी एजेंट है ऑफ सोशलाइजेशन का। अगले, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट लर्न एनीथिंग, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, आर वेरी एक्टिव बट हैव अ लो IQ, आर वेरी वाइज एंड मेच्योर। बाहर एक कोयल की आवाज बहुत ही आज वो कर रही है डिस्टर्ब। तो लर्निंग डिसेबिलिटी पहले आप समझ लीजिए, चिल्ड्रन होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ वो कैसे होते हैं। उन्हें बच्चे पढ़ने और लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, उन्हें याद करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही कुछ सीख नहीं सकते। अगर प्रॉपर सपोर्ट दी जाए और प्रॉपर इंटरवेंशन मतलब उनको देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, कीनली, तो वो उनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी स्ट्रगल करते हैं सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग के, ये नहीं है कि वो बिल्कुल मंद बुद्धि होते हैं, उन्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। कई बच्चे ये लगाएंगे कैन नॉट लर्न एनीथिंग, पर वो गलत हो जाएगा। आपने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये बच्चे देखिए ना कि एक एक लर्निंग के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ में थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, या उन्हें किसी चीज में अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर रीडिंग और राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्पेलिंग नहीं समझ पा रहे, तो कुछ कुछ इश्यूज होते हैं। ठीक है, जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, तो स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। According to Lev Vygotsky, language development changes the nature of human thought. कहीं हद तक सही है। Interaction with adults and peers does not influence language development. नहीं, लेव विगोस्की मानते हैं कि कल्चर और सोसाइटी, अडल्ट एंड पीयर सोसाइटी में आ जाते हैं, अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कल्चर प्ले अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, नहीं, लेव विगोस्की मानते हैं कि कल्चर प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नहीं, ये चॉम्स्की ने कहा है कि एक बच्चों में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन फिर सही बैठता है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ ही बंदे की सोच भी बदलती है, क्योंकि विगोस्की का ये मानना है कि इंसान जो भी सोचता है वो किसी ना किसी भाषा में तो सोच रहा है ना, जैसे जैसे उसकी भाषा में विकास होगा वैसे वैसे उसकी जो सोचने की प्रवृत्ति में भी बदलाव आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखें। Lawrence Kohlberg's theory of moral reasoning has been criticized on several counts. तो which of the following statement is correct in the context of the criticism? लॉरेंस कोहलबर्ग की जो moral development theory है उनका बहुत criticism हुआ है। कैरल गिलिगन नाम की एक लेडी ने उनकी theory को gender bias बताया है, culture bias बताया है, और बताया है जो उन्होंने सैंपल लिए थे वो hypothetical और artificial थे। तो देख लेते हैं। कोहलबर्ग has duplicated Piaget's method of arriving at his theoretical framework. कोहलबर्ग ने प्याजे के मेथड को डुप्लीकेट या कॉपी नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्याजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से हेल्प जरूर ली है और फिर खुद की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बनाई है, उससे इंस्पिरेशन लेके, ना कि कॉपी की है, तो ये ऑप्शन हट जाता है। कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, नहीं, उन्होंने हर एक स्टेज जो मॉरल रीजनिंग की है बिल्कुल एक वैलिड रीजन के साथ हर स्टेज को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हट जाता है। कोहलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोहलबर्ग ने जब अपने सैंपल दिए थे तो बच्चों से रीजंस वगैरह मांगे थे,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अपने सैंपल देके। कोहलबर्ग हैज बेस्ड स्टडी प्राइमरली ऑन मेल सैंपल, तो यही बिल्कुल सही है। कैरल गिलीगल जो एक लेडी थी, उन्होंने क्रिटिसिज्म में यही बताया कि कोहलबर्ग की जो स्टडी है वो मेल सैंपल पे है, उन्होंने फीमेल से कोई भी आंसर्स या रीजंस जानने की कोशिश नहीं की। जो हिंस डायलेमा जो उन्होंने स्टोरी अपने 70 बॉयज है ना 70 बॉयज को दी थी, वो सारे बॉयज लड़के थे, तो सारे मेल सैंपल के बेस पे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बनी है, तो ये जेंडर वाइज है। ठीक है, तो ये उनका क्रिटिसिज्म है। There are vast differences among the students of these. A teacher needs to be sensitive to. अच्छा, कहते हैं इस बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, हमें पता है। टीचर को किन चीज़ों के साथ संवेदनशील रहना चाहिए। Differences based on cognitive capabilities and learning levels. Differences based on diversity of language, caste, gender, religion and community. तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है दोनों, तो जिसमें दोनों है वो सिलेक्ट कर लो, तो ये है बोथ ए एंड बी। वाई बच्चे बोथ 1 एंड 2 क्यों? क्योंकि टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चे के लर्निंग लेवल्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं उसके तरफ भी, और टीचर को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, उनके डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है। साथ साथ टीचर को बॉयज गर्ल्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो टीचर को सेंसिटिव दोनों चीजों को लेके होना है। ठीक है, तो किसी ऐसी ऐसी टीचिंग ना, मतलब ऐसी बात ना कर दे टीचर क्लास में, या ऐसी कोई एक्टिविटी ना कर दे जिससे बच्चे की किसी भी है ना चीज चीज को क्या करें, हम क्या कह सकते हैं, धक्का लगे, मतलब उनको फील हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो आप, किस कास्ट को लेके या लैंग्वेज को लेके, तो टीचर को इन दोनों चीजों को लेके सेंसिटिव होना है। असेसमेंट भी ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट फैसिलिटेट करती है, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन को फैसिलिटेट करती है, कंटिन्यूस को प्रमोट करती है, होलिस्टिक असेसमेंट को या फिर लिमिट करती है असेसमेंट को। इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है पेपर पेंसिल टेस्ट है, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है। ये बच्चों की रोट मेमोरी को बढ़ावा देता है सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट। ये असेसमेंट को सिर्फ लिमिट करता है, सीमित कर देता है आंकलन को। इससे हम बच्चों कि क्रिएटिव या डाइवर्जेंट थिंकिंग को चेक नहीं कर सकते। ओनली हम जो उनकी बुक की नॉलेज है, जो उन्होंने मेमोराइज किया है, बस वही चेक कर सकते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये लिमिट करता है असेसमेंट को। और हम अगर उन्हें ज़्यादा मतलब दूसरी तरह के प्रोजेक्ट वर्क देंगे या मॉडल वगैरह बनाने के लिए कहेंगे, तो हम उनकी क्रिएटिविटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी चेक कर सकते हैं। आगे देखें, टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय। टीचर बच्चों को उत्साहित कर सकती है कि उन्हें एक नए तरीके से सोचना है, उन्हें क्रिएटिवली सोचना है। क्या करके? आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर, उन्हें कह दे कि आप आंसर्स को याद कर लें। आस्किंग देम टू रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, उन्हें पिछले जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, उनसे दोबारा मतलब उनको रिकॉल करने के लिए कहे। और गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दे, या फिर आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये वही है, इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन, और इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बच्चे, वो हमेशा क्रिएटिव होते हैं। तो हमेशा आप इन चीजों को लिंक कर लिया करो। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग? पढ़ाते समय हमें किस बात को केंद्र में रखना है? कंडीशनिंग को, रोड मेमोराइजेशन को, इमिटेशन को, या मीनिंग मेकिंग को? ध्यान दें, हम पढ़ा किस लिए हैं? बच्चे को जीवन के लिए तैयार करने की। जीवन के लिए तैयार तब करेंगे जब जो भी सिखलाई कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल हो। आप कंडीशनिंग और मीनिंग मेकिंग में प्लीज कंफ्यूज ना होना। लर्निंग हमेशा ही मीनिंगफुल होनी चाहिए, इसी चीज को सेंटर मान के हम लर्निंग करवाएंगे। क्लियर? मीनिंग मेकिंग, इट शुड बी मीनिंग मेकिंग, सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू अनेबल चिल्ड्रन टू लर्न? देखिए, बच्चों कहते हैं कौन सी एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को सीखने के लिए मतलब उत्साहित कर सकते हैं, योग्य बना सकते हैं। बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, बच्चे एक्सप्लोर करके सीखते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछ के सीखते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। अगर लेक्चर ही दे देंगे तो वो पैसिव लर्नर बनेंगे, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इंस्ट्रक्शन मेथड भी एक पैसिव लर्नर्स ही को जन्म देता है। रिवॉर्ड ही दे दें बस, रिवॉर्ड का तो कोई इतना लर्निंग में रोल मुझे नहीं लगता होता है।
डायलॉग, हाँ, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। डायलॉग मतलब एक डिस्कशन करें बच्चों के साथ, उन्हें उनसे क्वेश्चन पूछें, उन्हें इनकरेज करें क्वेश्चन पूछने के लिए, तो एक डायलॉग एस्टेब्लिश करें टीचर और स्टूडेंट्स में, जिससे क्या होगा, बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था आज का लेसन। 20 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए। आप चेक कर लें कि आपके कितने सही गए। तो बस यही उम्मीद है कि इसी तरह से मैं थोड़ा सा आपकी सीटेट प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूशन करती रहूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएं और सब्सक्राइब कर दें चैनल, सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू अपडेट। ठीक है, तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर टुडे।